अध्याय 2 बाल्यावस्था और युवावस्था 1627 से 1657 तक शिवाजी का जन्म और बचपन। शाहजी भोंसला भाड़े के सैनिकों के एक सेनापति एक मराठा परिवार से थे जो दौलताबाद से आकर अहमदनगर के निजामशाही सुल्तानों की सेवा में शामिल हुए थे। उनके कुछ रिश्तेदार अपने अनुचरों के साथ मुगलों में शामिल हो गए थे और काहिरा जहां के शासनकाल के आरंभ में उच्च पद पर आसीन हुए थे। शाहजी के दूसरे पुत्र शिवाजी का जन्म शिवनेर के पहाड़ी किले में हुआ था, जो पूना जिले के सुदूर उत्तर में जुन्नार शहर के ऊपर स्थित है। उनकी मां जीजाबाई सिंधखेड़ के कुलीन लुखजी जादव की पुत्री ने स्थानीय देवी शिवबाई से अपने होने वाले बच्चे की भलाई के लिए प्रार्थना की थी और उसका नाम उसी देवी के नाम पर रखा था। उनके जन्म की सही तारीख और उनके बचपन की घटनाओं का कोई समकालीन अभिलेख उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि कृष्णजी अनंत सभासद, जिसने 1694 में लिखा था, इन बिंदुओं पर मौन है। इनका सबसे पहला उल्लेख उनके जन्म के 150 वर्ष बाद रचित कृतियों में मिलता है, जब शिवाजी मिथक मराठों के बीच पूरी तरह से विकसित हो चुका था और निराधार किंवदंतियां और जानबूझकर गढ़ी गई मनगढ़ंत बातें उनके बारे में उन कुछ ऐतिहासिक सत्यों पर पूरी तरह से हावी हो गई थीं जो अभी भी अलिखित स्मृति में संरक्षित थे। वे उनका जन्म 6 अप्रैल 1627 या लगभग उसी तिथि को मानते हैं। बाद के मराठी बखारों में उनके जन्म से पहले के वर्ष के दौरान उनके माता पिता के इतिहास और 20 वर्ष की आयु तक उनके अपने जीवन की घटनाओं के बारे में बताई गई कहानियां कई बिंदुओं पर प्रामाणिक इतिहास के विपरीत हैं और अन्य में असंभव हैं या कम से कम किसी भी घटना के लिए किसी भी प्रमाण द्वारा समर्थित नहीं हैं। समकालीन फारसी इतिहास से हमें पता चलता है कि शाहजी 1630 से 1636 के कालखंड में बार बार स्थान परिवर्तन और शत्रुओं के आक्रमणों के अधीन घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते रहे। ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपनी पत्नी और शिशु पुत्र को शिवनेर जैसे किसी गढ़ में सुरक्षा के लिए छोड़ दिया होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा लगता है कि उन्होंने दोनों को ही त्याग दिया था। बाद के पारंपरिक कार्यों में दावा किया गया है कि इसी समय उनके ज्येष्ठ पुत्र शंभूजी की कनकगिरी में मृत्यु हो गई और उन्हें लुखजी जादव और उनके परिवार से गहरी घृणा हो गई और यह कहने के बाद कि जादव की पुत्री से उत्पन्न उनकी संतान का कोई भला नहीं होगा, उन्होंने जीजाबाई और शिवाजी को त्याग दिया। यह तर्क अविश्वसनीय है और तिथियों के आधार पर गलत साबित होता है। हालांकि यह निर्विवाद है कि जीजाबाई ने अब अपने पति का प्यार खो दिया था, संभवतः अपनी युवावस्था के साथ, और शाहजी ने उन्हें और उनके नवजात पुत्र को त्याग दिया और एक छोटी और अधिक सुंदर पत्नी तुकाबाई मोहिते को अपना लिया, जिन पर और जिनके पुत्र व्यंकोजी पर उन्होंने अपना सारा स्नेह और धन लुटाया। समकालीन पति शाहनामा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मार्च 1636 में शाहजी का परिवार शिवनेर में रह रहा था। इससे पता चलता है कि शिवाजी 1636 के बाद तक पूना में नहीं रहे। इस विचार का समर्थन तारीख शिवाजी से होता है, जिसमें कहा गया है कि बीजापुर की सेवा में प्रवेश करने अक्टूबर 1636 और उस सरकार से चाकन से इंदापुर और शिरवाल तक पूरे देश का अनुदान प्राप्त करने के बाद शाहजी ने दादाजी कोंडदेव को उस क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया और उनसे कहा, मेरी पत्नी जीजाबाई शिवनेर के किले में रह रही हैं और उन्होंने शिवाजी नाम के एक पुत्र को जन्म दिया है। उसे और उसके बेटे को अपने पास ले आओ और उन्हें पूना में अपने पास रखो और उनके जरूरी खर्चों के लिए पैसे दो। इसलिए शिवाजी अपने जन्म के बाद कई वर्षों तक अपने पिता के लिए लगभग एक अजनबी ही रहे। पति की उपेक्षा ने जीजाबाई के मन को अंतर्मुखी बना दिया और उनकी स्वाभाविक धार्मिक भावना को और गहरा कर दिया, जो उन्होंने उन्हें भी प्रदान की। शिव भाई बहन या पिता के बिना एकांत में पले थे। उनके जीवन के एकांत ने मां और बेटे को एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया और उनके प्रति उनके प्रेम को और गहरा कर दिया, जब तक कि यह लगभग किसी देवता के प्रति आराधना नहीं बन गया। बहुत कम उम्र से ही वह स्वाभाविक रूप से अपने संसाधनों पर निर्भर था और बिना किसी सहायता के अपने विचारों को क्रियान्वित करना और किसी उच्च अधिकारी के अधीनता या जिम्मेदारी की भावना के बिना पहल करना सीख गया। उनके बचपन के घरों की स्थिति, उनके प्रारंभिक जीवन और प्रशिक्षण और उनके चरित्र के विकास में, यहाँ तक कि जिन चरणों से वे सिंहासन पर चढ़े, शाहजी भोंसला का परित्यक्त पुत्र बिल्कुल उनके समान था। हसन सूर का परित्यक्त पुत्र। शिवाजी और शेरशाह न केवल चरित्र और प्रतिभा में समान थे, बल्कि समान परिस्थितियों में भी पले बढ़े थे। पुनः जागीर की स्थिति 1637। अक्टूबर 1637 के अंत में जब शाहजी ने मुगलों के साथ शांति स्थापित की तो उन्हें शिवनेर, त्र्यंबक और 4 अन्य किले उन्हें सौंपने पड़े। उन्होंने बालाघाट या पठारी क्षेत्र में केवल पुना और सूपा की अपनी पैतृक जागीर ही रखी, जो पहले निजाम शाह के अधीन थी और उसके बाद आदिल शाह के अधीन थी।
इस जागीर में चाकन से लेकर इंदापुर, सूपा, शिरवाल, वाई, वाल्टी और जादगीर तक पुना जिला शामिल था। या पश्चिम में घाटों, उत्तर में घोड़ नदी, पूर्व में भीमा और दक्षिण में नीरा नदी से घिरा एक भूभाग। 1636 में बीजापुर से सेवानिवृत्त होते समय शाहजी ने इस जागीर का प्रभार दादाजी कोंडदेव नामक एक ब्राह्मण को सौंप दिया, जिन्होंने मालथान के कुलकर्णी के रूप में प्रशासनिक कौशल और अनुभव प्राप्त किया था। जीजाबाई और शिवा को अब शिवनेर से पुना भेज दिया गया और दादाजी को उनका संरक्षक नियुक्त किया गया। पुना जिला, जिस पर दादाजी ने अधिकार किया था, अत्यंत जर्जर अवस्था में था। 6 वर्षों के युद्ध ने भूमि को उजाड़ दिया था और आक्रमणकारी सैनिकों का काम उनके जाने के बाद लुटेरे सरदारों द्वारा पूरा कर दिया गया था, जिन्होंने अराजकता का लाभ उठाने की कोशिश की थी। वास्तव में यह प्रांत हाल ही में निजामशाही स्वामित्व से बीजापुर के स्वामित्व में स्थानांतरित हुआ था कि नई सरकार का अधिकार अभी तक वहां स्थापित नहीं हुआ था। केवल एक मजबूत जागीरदार का शासन ही जिले को शांति और समृद्धि प्रदान कर सकता था, लेकिन 1630 से 1636 के दौरान शाहजी को लगातार आवाजाही, खतरे और युद्ध का जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए बीजापुर राज्य के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित पूना और थाना जिले नो मैंस लैंड बन गए थे, जहां उनका प्रशासन और रक्षा करने वाला कोई नहीं था। 1630 में शाहजी ने पूना के आसपास के निजामशाही क्षेत्र को लूटकर कब्जा कर लिया था। इसके तुरंत बाद एक बीजापुरी सेना ने पूना, इंदापुर और शाहजी के अन्य गांवों को लूटा और जला दिया और उन्हें पूरी तरह से उजाड़ दिया। इसके बाद उन्होंने बलपूर्वक उन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1631-1632 का अकाल पड़ा, जो दक्कन के दुखद इतिहास का सबसे भयानक अकाल था। 1634 से 1636 में जुन्नार या उत्तरी पूना क्षेत्र लगातार मुगल आक्रमणों का गवाह रहा। शाहजी के विरुद्ध खान-ए-इज़्मा के अभियान जुलाई से अक्टूबर 1636 के दौरान वह पूना तक पहुंच गया, लेकिन वहां उसके पास लूटने या जलाने के लिए शायद कुछ भी नहीं बचा था। अहमदनगर सल्तनत के विघटन के दौरान मोरू तांडव नामक एक राजस्व किसान देशपांडे, एक घमंडी विद्रोही जो भीम के आसपास के इलाके से अच्छी तरह वाकिफ था, ने हंगामा खड़ा कर दिया और पूना के आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया। इन दंगों ने अहमदनगर से लेकर वाई और शिरवाल की सीमा तक पूरे राज्य को तबाह कर दिया था। मनुष्य द्वारा उसकी प्रजाति पर किए गए हमले से जंगली जानवरों की वृद्धि को बढ़ावा मिला। पूना जिला, विशेष रूप से इसकी पश्चिमी सीमा बनाने वाली सह्याद्री पहाड़ी, अब बड़ी संख्या में भेड़ियों से ग्रस्त हो गया था, जिससे आबादी कम हो गई और खेती में बाधा उत्पन्न हुई। दादाजी कोंडदेव ने भेड़ियों को मारने के लिए पहाड़ी लोगों को इनाम दिए और इस तरह कुछ ही समय में इन कीटों से पूरे क्षेत्र को मुक्त कर दिया। उन्होंने पहाड़ी लोगों से समझौता किया और उन्हें बहुत उदार शर्तों की पेशकश करके घाटियों में बसने और खेती का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया। पट्टे इस आशय के दिए गए कि नए काश्तकारों को पहले वर्ष केवल 1 रुपया, दूसरे वर्ष 3 रुपए, तीसरे वर्ष 6 रुपए, चौथे वर्ष 9 रुपए, 5वें वर्ष 10 रुपए, छठे वर्ष 20 रुपए और 7वें वर्ष से पुराने काश्तकारों के समान दर पर लगान देना होगा। इस प्रकार पूरा देश खेती के अधीन हो गया। जब दादाजी ने पुणे जागीर का कार्यभार संभाला तो उसका कागजी राजस्व केवल 40,000 रुपए या वर्तमान विनिमय दर के अनुसार 1,60,000 रुपए था, लेकिन वास्तव में इस राशि का केवल एक अंश ही वसूल किया जाता था। जिले की रक्षा के लिए उन्होंने स्थानीय सैनिकों, बरकंदाजों का एक दल संगठित किया और उपयुक्त स्थानों पर चौकियां स्थापित की। उनके कुशल और परोपकारी प्रशासन की स्मृति लंबे समय तक संरक्षित रही और एक बात के इतिहास में हमें बताया गया है, उन्होंने इतना कठोर न्याय किया कि लुटेरों और अपहरणकर्ताओं का नाम ही जिले से मिट गया। एक किस्सा उनकी न्यायप्रियता को दर्शाता है। उन्होंने शाहजी के नाम पर फलों के पेड़ों का एक बगीचा लगाया और सख्त आदेश दिया कि अगर कोई पेड़ों से एक पत्ता भी तोड़ेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। एक दिन दादाजी ने अपने हाथों से एक पेड़ से आम तोड़ा। इस अपराध के लिए वह अपना हाथ काटने ही वाले थे कि दूसरे लोगों ने उन्हें रोक दिया। हालांकि नियमों के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए उन्होंने अपने गले में लोहे की जंजीर पहन रखी थी या अपराधी हाथ को एक लंबे दस्ताने में बंद कर रखा था। शिवाजी की शिक्षा। शिवाजी की शिक्षा के विषय पर सभासद मौन है। तारीख-ए-शिवाजी हमें बताता है कि दादाजी ने शिवाजी को प्रशिक्षित किया और उनके लिए एक उत्कृष्ट शिक्षक नियुक्त किया। थोड़े ही समय में शिवाजी युद्ध, घुड़सवारी और अन्य कौशलों में निपुण हो गए। साक्ष्यों का भार इस मत के पक्ष में है कि शिवाजी मध्यकालीन भारत के 3 अन्य नायकों अकबर, हैदर अली और रणजीत सिंह की तरह निरक्षर थे। उनसे मिलने आए अनेक यूरोपीय लोगों ने उन्हें कभी कुछ लिखते नहीं देखा। जब वे उनके समक्ष कोई याचिका प्रस्तुत करते तो राजा उसे हमेशा अपने मंत्रियों को पढ़कर सुनाने के लिए दे देते थे। उनके द्वारा स्वयं लिखी कोई रचना ज्ञात नहीं है। हालांकि उन्होंने पुस्तकों का गहन अध्ययन नहीं किया होगा।
फिर भी उन्होंने पाठ और कहानियां सुनकर इन दो महान हिंदू महाकाव्यों की विषय वस्तु में निश्चित रूप से महारत हासिल कर ली थी। कर्म और कष्ट, कर्म और त्याग, सैन्य कौशल और शासन कला के उत्कृष्ट उदाहरण जो राम और पांडवों की कथाएं प्रदान करती हैं, और राजनीतिक शिक्षाएं और नैतिक सिद्धांत जिनसे ये महाकाव्य भरे पड़े हैं, ने उनके युवा मन को गहराई से प्रभावित किया। उन्हें धार्मिक पाठ और कीर्तन में रमना बहुत पसंद था और वे जहां भी जाते हिंदू और मुस्लिम संतों की संगति में रहते थे। इसलिए पुस्तक विद्या के अभाव ने उनके मन को नीरस और बंजर नहीं होने दिया और न ही एक कर्मठ व्यक्ति के रूप में उनकी दक्षता को कम किया। मावलों ने कब्जा कर लिया। पुना जिले का पश्चिमी क्षेत्र, जो पश्चिमी घाट के साथ 90 मील लंबा और 12 से 24 मील चौड़ा है, मावल या सूर्यास्त भूमि के नाम से जाना जाता है। यह अत्यंत उबड़-खाबड़ है, गहरी घुमावदार घाटियों द्वारा हर तरफ काटी गई पठारी भूमि की एक श्रृंखला है। घाटियों से विभिन्न ऊंचाइयों और आकृतियों वाली पहाड़ियां उठती हैं, एक के ऊपर एक सीढ़ीनुमा, जिनकी खड़ी ढलानें अक्सर काले बेसाल्ट शिलाखंडों से बिखरी होती हैं। जहां पेड़ बच गए हैं, वे पहाड़ी के किनारों को लगभग अगमे झाड़ियों से मिश्रित घनी वृद्धि से ढक देते हैं। यहाँ वहां प्राचीन सदाबहार जंगलों के टुकड़े हैं। उत्तरी घाटियों के लोग कोली और दक्षिणी घाटियों के लोग मराठा हैं। इनमें पहाड़ी रक्त की प्रबलता है और ये गहरे, कठोर और पीले रंग के होते हैं। जलवायु शुष्क और स्फूर्तिदायक है, हवा हल्की है और गर्मी पश्चिमी या दक्षिणी भारत के अधिकांश हिस्सों की तुलना में कम कष्टदायक है। लोकप्रिय भाषा में जिन घाटियों में यह पश्चिमी पट्टी विभाजित है, उन्हें सामूहिक रूप से 12 मावल के रूप में जाना जाता है। हालांकि उनके नाम जाल और खोरे के साथ साथ मावल शब्दों से समाप्त होते हैं और उनकी संख्या 12 से अधिक है। एक मराठी गाथा में जुन्नार के अधीन 12 मावलों और पूना के अधीन 12 अन्य का उल्लेख है। दिदाजी ने मावलों पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया। स्थानीय सरदारों देशपांडे को अधिकांशतः अपने अधीन कर लिया गया। जो लोग उसके अधिकार का विरोध करते थे, उन्हें पराजित और कुचल दिया जाता था। इस प्रकार उस क्षेत्र में शांति और समृद्धि स्थापित हुई और यह पूना के स्वामी के लिए एक लाभहीन और यहां तक कि खतरनाक कब्जा होने के बजाय धन और शक्ति का स्रोत बन गया। सभा 7 चित 26 इसी क्षेत्र से शिवाजी ने अपने सर्वश्रेष्ठ सैनिकों, अपने आरंभिक साथियों और अपने सबसे समर्पित अनुयायियों को आकर्षित किया। येसाजी कंक और बाजी पासलकर उनके ही युग के मावले सरदार थे। वे बहुत जल्दी उनके अधीन हो गए और उनके प्रथम सेनापति के रूप में नामांकित हुए। कोंकण के एक युवा देशमुख तानाजी मालुसरे भी इसी प्रकार के थे। उनकी संगति में युवा शिवाजी सह्याद्री पर्वतमाला की पहाड़ियों और जंगलों में और नदी घाटियों की भूल-भुलैयाओं में घूमते रहे। इस प्रकार उन्होंने खुद को अभाव और कठिन परिश्रम से भरे जीवन के लिए तैयार किया, साथ ही देश और उसके लोगों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। पूना में अपने निवास के दौरान उनका मन अपने संरक्षक और अन्य ब्राह्मणों द्वारा दिए गए हिंदू महाकाव्यों और पवित्र ग्रंथों के पाठों से और उससे भी अधिक अपनी मां की शिक्षाओं से गहराई से प्रभावित हुआ। उपेक्षा और एकांत के बीच जीजाबाई ने जो गहन धार्मिक लगभग तपस्वी जीवन जिया, उसने अपने उपदेशों से भी अधिक शिव के चरित्र में धार्मिक उत्साह के साथ मिश्रित एक दृढ़ गंभीरता प्रदान की। वह स्वतंत्रता को पसंद करने लगा और किसी मुस्लिम राजा के वेतन पर दास्तापूर्ण विलासिता का जीवन जीने से घृणा करने लगा। हालांकि यह अत्यंत संदिग्ध है कि क्या इस समय उसने अपने भाई हिंदुओं को उन अपमानों और अत्याचारों से मुक्त करने का कोई सामान्य इरादा सोचा था, जिनका सामना उन्हें अक्सर प्रमुख मुस्लिम आबादी द्वारा किया जाता था। वह निश्चित रूप से अपने लिए एक स्वतंत्र संप्रभुता चाहता था, लेकिन उसने कभी भी सामान्य रूप से हिंदुओं के मुक्तिदाता होने का दावा नहीं किया, कम से कम बाद के लंबे समय तक तो नहीं। उस समय बीजापुर के दरबार में व्याप्त अस्थिरता, षड्यंत्र और रक्तपात ने उसके लिए अहमदनगर जैसे पतन का पूर्वाभास दिया। मुगल सेवा शिवाजी से बेहतर कोई विकल्प नहीं थी। साम्राज्यवादियों ने उनके दादा खेलोजी भोंसला को मार डाला था और उनके बेहतर संसाधनों और संगठन ने दक्कन के हिंदुओं के लिए उनके अधीन आसपास की कमजोर और छोटी सल्तनतों की तुलना में अधिक सहिष्णुता या शक्ति का आनंद लेना असंभव बना दिया था। इसके अलावा दक्कनियों के लिए, हिंदू और मुसलमानों के लिए दिल्ली एक दूर का शहर था, जहां एक विदेशी भाषा और एक विदेशी शासक जाति थी, जो अपनी सेवा छिन जाने के बाद अपने दक्षिणी उपकरणों को बेरहमी से त्याग देती थी। स्वतंत्र जीवन शिवाजी के लिए निस्संदेह जोखिम भरा था, लेकिन अगर वह सफल हो पाते तो उन्होंने जोखिमों की भरपाई के लिए अकल्पनीय लाभों की कल्पना भी नहीं की थी। अपने भविष्य के जीवन के प्रश्न पर उनका अपने संरक्षक से टकराव हुआ। दादाजी कोंडदेव निस्संदेह एक योग्य और ईमानदार जमींदार, व्यवस्थित आदतों वाले व्यक्ति, एक शांत, निष्कलंक और नीरस जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उच्च आदर्शों, साहसी महत्वाकांक्षा या दूरदर्शी दृष्टि के लिए बिल्कुल अक्षम थे।
शिवाजी का साहसिक और स्वतंत्रता प्रेम उनके संरक्षक को एक अशिक्षित और स्वच्छंद आत्मा का संकेत लगा, जो उनके जीवन के अवसरों को बर्बाद कर देगा। उन्होंने शिवाजी के साथ लंबी बहस की, उन्हें अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलने और एक आज्ञाकारी जागीरदार और सेनापति के रूप में धन और पद प्राप्त करने की सलाह दी। आदिल शाह के अधीन भाड़े के सैनिक पहाड़ी डाकुओं के साथ इस युवा बालक का मेलजोल और किलों को लूटने और उन पर हमला करने की उसकी योजनाओं ने दादाजी को अपने भविष्य को लेकर आशंकित कर दिया। उन्होंने शाहजी से शिकायत की, लेकिन कोई सुधार लाने में सफल नहीं हुए। चिंता और वृद्धावस्था से क्षीण होकर दादाजी कोंडदेव का 1647 के आरंभ में निधन हो गया और शिवाजी 20 वर्ष की आयु में स्वयं अपने स्वामी बन गए। शिवाजी की किलों पर प्रारंभिक विजय 1646 से 1647। दादाजी कोंडदेव की मृत्यु के बाद शिवा अपने कार्य के लिए तैयार हो गए। उन्हें पहले से ही युद्धाभ्यास और नागरिक प्रशासन का प्रशिक्षण प्राप्त था। उन्होंने अपने पिता की पश्चिमी जागीर की सेनाओं और उन लोगों से खुद को परिचित कर लिया था जिन पर उन्हें शासन करना था। पहल और आदेश देने की शक्ति उनके अभिभावक की किसी भी रोक या हस्तक्षेप के बिना उनमें स्वतंत्र रूप से विकसित हुई थी। इससे पहले कुछ समय तक उनके पिता के प्रतिनिधि के रूप में उनके नाम से प्रशासनिक आदेश जारी किए जाते रहे थे, जबकि दादाजी कोंडदेव अपने शिष्य की देखरेख करते रहे थे। शिवाजी ने अपनी मां या अपने शिक्षक के साथ कुछ न्यायिक जांचों और कानूनी विवादों के सार्वजनिक निर्णयों में भी भाग लिया था। उनके आसपास पहले से ही एकत्रित अधिकारियों का समूह परीक्षित योग्यता और उनके प्रति समर्पित व्यक्ति थे। शामराज नीलकंठ रांझेकर, कुछ आधुनिक मराठा विद्वानों के अनुसार नाम का सही रूप रोजेकर है, कुलाधिपति पेशवा थे, बालकृष्ण दीक्षित महालेखाकार मजमुआदार थे, सोनाजी पंत सचिव दबीर थे और रघुनाथ बल्लाल कोडे वेतन प्रबंधक साहनी थे। इन चारों अधिकारियों को शाहजी ने लगभग 1639 में भेजा था। शिवाजी ने अब तुकोजी चोर मराठा को सेनापति, सरे नौबत और नारायण पंत को विभागीय वेतन प्रबंधक नियुक्त किया। वर्ष 1646 बीजापुर के इतिहास में एक संकट का वर्ष था। राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और कुछ समय के लिए उनके जीवन की आशा समाप्त हो गई। हालांकि वे 14 वर्ष और जीवित रहे, लेकिन लोकप्रिय मान्यता के अनुसार ये वर्ष संत शाह हाशिम उलवी के जीवन का एक अंश माना जाता है, जो उस पवित्र व्यक्ति ने राजा को दान कर दिया था। इस दौरान मोहम्मद आदिल शाह ने कोई गंभीर कार्य नहीं किया। कर्नाटक में क्षेत्र का विस्तार कुछ सरदारों के अधीन चलता रहा, लेकिन राजधानी में राजा निष्क्रिय रहे और प्रशासन रानी बारी साहिबा के हाथों में आ गया। बीजापुर का आधिकारिक इतिहास 1646 से 1656 में उनकी मृत्यु तक मोहम्मद आदिल शाह के कार्यों के बारे में काफी हद तक मौन है। यह शिवाजी के लिए अवसर था। दादाजी की मृत्यु से पहले ही उन्होंने अपने राज्यहरण शुरू कर दिए थे। 1646 में उन्होंने अपने सेनापति बाजी पासलकर, येसाजी काक और तानाजी मालुसरे को मावले पैदल सैनिकों की एक सेना के साथ भेजा और बीजापुरी सेनापति को धोखा देकर तोरना किले पर कब्जा कर लिया। यहां उन्होंने 2 लाख रुपए मूल्य का सरकारी खजाना जब्त कर लिया। इस किले का नया नाम प्रचंडगढ़ रखा गया, जो जल्द ही लुप्त हो गया। उससे 5 मील पूर्व में उसी पहाड़ी की चोटी पर उसने राजगढ़ नाम का एक नया किला बनवाया, जिसमें पहाड़ी की ढलान पर 3 दीवारों से घिरे किले माची थे। आक्रामकता के इन कृत्यों की सूचना बीजापुर को दी गई, लेकिन शिवाजी ने मंत्रियों को रिश्वत देकर दरबार में अपने मित्र बना लिए और उन्होंने उन स्थानीय जागीरदारों के खिलाफ उनका साथ दिया जिन्हें उन्होंने बेदखल कर दिया था। कहा जाता है कि शाहजी ने भी शिवाजी के वफादार इरादों और तोरना के पूर्व मालिक के लापरवाह प्रशासन के बारे में इसी तरह के दावों से राजा के क्रोध को शांत किया था। साथ ही उसने अपने बेटे को एक गुप्त फटकार वाला पत्र भेजा और दादाजी को चेतावनी दी कि उस पर बेहतर नियंत्रण रखें। दादाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी का पहला कार्य शाहजी की पश्चिमी जागीर के सभी हिस्सों को अपने नियंत्रण में लाना था, ताकि एक ही प्राधिकारी द्वारा शासित एक सुसंगठित राज्य का निर्माण हो सके। शंभूजी मोहिते, शाहजी की दूसरी पत्नी के भाई, को उस सरदार ने सूपा उपखंड में अपना प्रतिनिधि बनाकर छोड़ दिया था। दादाजी की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने युवा भतीजे की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और सीधे शाहजी से आदेश लेना चाहते थे। लेकिन शिवाजी ने उन्हें छुट्टियों में कैद कर लिया, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली और जब उन्होंने शाहजी की सेवा करने से इनकार कर दिया तो उन्हें उनके निजी सामान के साथ शाहजी के पास वापस भेज दिया। इस प्रकार सूपा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर में पुणे जाने वाले रास्ते की रखवाली करने वाले चाकन के किले की बागडोर उनके पिता ने फिरंगजी नरसाला को सौंपी थी। इस अधिकारी ने शिवाजी की आज्ञा का पालन किया और उन्हें अपने पद पर स्थायी कर दिया गया। जागीर के पूर्वी छोर पर स्थित बारामती और इंदापुर के थानों के छोटे अधिकारी शांतिपूर्वक शिव के अधीन हो गए।
इसके बाद पुणे से 11 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित कोंडाना का किला उसके आदिलशाही गवर्नर को रिश्वत देकर सुरक्षित कर लिया गया। पुणे से 18 मील दक्षिण पूर्व में स्थित पुरंदर का सुदृढ़ किला बीजापुर के लिए नीलो नीलकंठ नायक नामक एक वृद्ध ब्राह्मण के पास था, जिसका परिवार अहमदनगर राजवंश के दिनों से ही इस और इसके आसपास की भूमि का वंशानुगत प्रभार संभाल रहा था। नीलो एक कठोर और लालची व्यक्ति था, जिसने अपने छोटे भाइयों पिलाजी और शंकर जी को अपनी शक्ति या पारिश्रमिक में कोई हिस्सा नहीं दिया। वे अपने जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित किए जाने से नाराज थे और उन्होंने शिवाजी से उनके बीच मध्यस्थता करने की अपील की। उन्हें दीपोत्सव नवंबर के अवसर पर अतिथि के रूप में किले में प्रवेश दिया गया। अपने प्रवास के तीसरे दिन दोनों छोटे भाइयों ने नीलो को अचानक बेड़ियों में जकड़ लिया और उसे शिवा के सामने ले गए, जिसने तीनों को बंदी बनाकर किले पर अपना कब्जा कर लिया। नायक के अनुचरों, सभी विश्वासघाती और उपद्रवी लोगों को निष्कासित कर दिया गया और शिवाजी ने वहां एक मावल सैनिक सेना स्थापित कर दी। चिटनिस बखर और शिव दिग्विजय के अनुसार उन्होंने दो छोटे भाइयों को मुआवजे के रूप में अन्यत्र संपत्तियां दी। पुणे जिले के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित सूपा, बारामती और इंदापुर पहले से ही उसके थे और अब पुरंदर, राजगढ़, कोंडाना और तोरण पर कब्जा करके उसने दक्षिण में पहाड़ी किलों की एक मजबूत श्रृंखला के जरिए अपना क्षेत्र सुरक्षित कर लिया था। उसी दिशा में एक और किला रोहिरा था, जिसे उसने कुछ समय बाद हासिल किया था। ऊना के उत्तर पश्चिम में उसने तिकोना, लोहगढ़ और राजमाची के किले हासिल किए। आखिरी किला सह्याद्री पर्वत की चोटी पर भोर दर्रे से 6 मील उत्तर में और पश्चिम में कोंकण के मैदान को देखता हुआ था। शिवाजी का उत्तरी कोंकण में प्रवेश के बाद शिवाजी पश्चिमी घाट पार करके कोंकण में प्रवेश कर गए। इस तटपट्टी का उत्तरी भाग कालियान, आधुनिक थाना जिला था और उस समय यह नवायत वंश के मुल्ला अहमद नामक एक अरब विदेशी के अधीन था, जो बीजापुर के प्रमुख सरदारों में से एक था। मोहम्मद आदिल शाह की लंबी बीमारी के कारण यह शासक लंबे समय तक बीजापुर में ही रुका रहा और उसकी अनुपस्थिति में उसकी जागीर की रक्षा ढीली और अक्षम हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि जिले के छोटे सरदारों में, जो निजामशाही राज्य से हाल ही में प्राप्त हुआ था और जहां नई सरकार का अधिकार ढीला था, काफी असंतोष और अव्यवस्था व्याप्त थी। अबाजी सोंडेव के नेतृत्व में मराठा घुड़सवारों के एक दल ने कालियान और भ्यूंडी के समृद्ध कस्बों पर धावा बोला, जो उस समय बिना दीवारों के थे, और वहां से वे बहुत सारा धन और महंगा माल ले गए। इसके बाद महुली का किला, जो कभी शाहजी का था, छीन लिया गया। इस प्रकार थाना जिले के कुछ अन्य भागों सहित कालियन नगर शिवा के अधिकार में आ गया और उत्तरी कोंकण में उसकी स्थिति मजबूत हो गई, जिसे उसने वर्ष के दौरान तेजी से सुधारा। ऐसा प्रतीत होता है कि कोलाबा जिले में दक्षिण की ओर उसकी प्रगति में उन छोटे मोटे स्थानीय सरदारों ने मदद की, जो मुस्लिम शासन से मुक्ति पाने के लिए उत्सुक थे और उसे पत्र लिखकर आने का निमंत्रण दे रहे थे। सुरगढ़ 8 मील पूर्व, बिरवाड़ी 5 मील पश्चिम, ताला 10 मील दक्षिण, घोषालगढ़, भूराप या सुधागढ़ जो रोहा शहर से 15 मील पूर्व में है, महाड़ से 12 मील पूर्व में कंगोरी और सबसे बढ़कर रायरी, रायगढ़ का अभेद्य किला, जो उसकी भावी राजधानी बनने वाला था, ये सभी उसके हाथों में चले गए और इस प्रकार जंजीरा के अबिसिनियाई लोगों ने कोलाबा जिले का पूर्वी आधा भाग उससे छीन लिया। बिरवाड़ी और लिंगाना, रायगढ़ से 5 मील पूर्व में उन्होंने मजबूत किले बनवाए, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उन्होंने उस समय महाड़ या उस शहर के दक्षिण के इलाके पर कब्जा किया था। अबाजी सोनदेव को उत्तरी कोंकण में इस प्रकार जीते गए प्रांत का वायसराय बनाया गया, जिसमें थाना और कोलाबा जिलों के पूर्वी भाग शामिल थे। यहां मराठा सेनाओं को सिद्दियों के हाथों भारी पराजय का सामना करना पड़ा, लगभग 1648, और शिवाजी ने अपने पराजित सेनापति श्यामराज नीलकंठ रांझेकर को पेशवा पद से हटाकर और मोरू त्रिम्बक पिंगले को यह पद प्रदान करके अपनी नाराजगी व्यक्त की, जबकि रघुनाथ बल्लाल कोरडे के नेतृत्व में एक बड़ी सेना सिद्दियों के विरुद्ध उनके हथियारों की प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने के लिए भेजी गई। आदिल शाह ने शाहजी को किया कैद। 1648 शिवाजी का विजय अभियान 1648 के मध्य तक इस मुकाम पर पहुंच गया था, जब उनके विजय अभियान को अचानक कर्नाटक से आई एक चौंकाने वाली खबर ने रोक दिया। 6 अगस्त को उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी सारी संपत्ति और सैन्य टुकड़ी को बीजापुरी सेनापति मुस्तफा खान ने जब्त कर लिया, जो उस समय दक्षिण अर्काट जिले के जिंजी पर कब्जा कर रहे थे। बाद के इतिहासकारों ने इस कृत्य के कारण को गलत समझा है। बीजापुर के समकालीन फारसी इतिहासकार का दावा है कि शाहजी को सेनापति के प्रति अवज्ञा की भावना प्रदर्शित करने के कारण कैद किया गया था। सबसे पुराना मराठी बखार सभासद इस मामले के बारे में पूरी तरह से चुप है, लेकिन घटना के 160 साल बाद चिटनिस ने इसे शिवाजी द्वारा किए गए अतिक्रमणों पर बीजापुरी राजा के क्रोध और शाहजी की कथित मिलीभगत के कारण बताया है।
मोहम्मद आदिल शाह के आदेश से लिखित ज़ूरी के पुत्र ज़हूर ने अपनी पुस्तक मोहम्मदनामा पृष्ठ 371 से 372 में इस घटना का सबसे प्राचीन और सटीक विवरण इस प्रकार दिया है। जब जिंजी की घेराबंदी लंबी चली और लड़ाई देर तक जारी रही तो चालाक शाहजी ने नवाब मुस्तफा खान के पास एक प्रतिनिधि भेजकर अपने देश जाकर अपने सैनिकों को आराम देने की अनुमति मांगी। नवाब ने उत्तर दिया कि उस समय वहां से चले जाना घेराबंदी के काम में बाधा डालने के समान होगा। तब शाहजी ने संदेश भेजा कि शिविर में अनाज बहुत महंगा है, सैनिक अब और कष्ट और श्रम सहन नहीं कर सकते और वह सेनापति की अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना अपने देश चले जाएंगे। नवाब को यह विश्वास हो गया था कि शाहजी का इरादा शरारत का है और वह युद्ध लड़ेगा, इसलिए उसने उसे इतनी चतुराई और सुव्यवस्था से गिरफ्तार कर लिया कि उसकी संपत्ति का एक भी हिस्सा नहीं लूटा गया, बल्कि पूरी संपत्ति सरकार को सौंप दी गई। बीजापुर का एक बाद का लेकिन बहुत विश्वसनीय फारसी इतिहास अर्थात बसातिन-ए-सलातीन 309 से 311 कुछ अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। शाहजी ने नवाब मुस्तफा खान की आज्ञाकारिता से अपना सिर पीछे खींच लिया और उनका विरोध करना शुरू कर दिया, जब तक कि अंततः नवाब ने उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला नहीं कर लिया। एक दिन उन्होंने बाजीराव घोरपड़े और जसवंत राव असद खानी को अपनी सेना तैयार करने को कहा और उन्हें सुबह सुबह शाहजी के शिविर में भेज दिया। शाहजी पिछली रात को आनंद और उल्लास में बिताने के बाद अभी भी बिस्तर पर सो रहे थे। जैसे ही दोनों राव पहुंचे और उन्हें उनके उद्देश्य का पता चला, वह पूरी तरह से घबराहट में घोड़ा लेकर अकेले अपने घर से भाग गए। बाजी घोरपड़े ने उनका पीछा किया, उन्हें पकड़ लिया और उन्हें नवाब के सामने ले आए, जिन्होंने उन्हें बंदी बना लिया। उनकी 3000 घुड़सवार सेना की टुकड़ी तितर बितर हो गई और उनके शिविर को पूरी तरह से लूट लिया गया। आदिल शाह ने यह सुनकर अपने दरबार से अफजल खान को शाहजी और एक हिजड़े को लाने के लिए भेजा ताकि उनकी संपत्ति जब्त की जा सके। नवंबर 1648 शाहजी को ज़ीरो में जकड़कर बीजापुर लाया गया और एक पुरानी और बेहद संदिग्ध मराठा परंपरा के अनुसार उनके कक्ष का दरवाजा धीरे धीरे दीवारों से बंद कर दिया गया ताकि उन्हें अपने बेटे को अपना अधर्मी जीवन छोड़कर बीजापुर आने के लिए मजबूर किया जा सके। शिवाजी एक भयानक दुविधा में थे। वह बीजापुर के अधीन होकर अपनी सारी उपलब्धियां और भविष्य की महानता की आशाओं का त्याग नहीं कर सकते थे और नहीं दूसरी ओर वह अपने पिता को यातना और भुखमरी के खतरे में छोड़ सकते थे। केवल कूटनीति से ही वह अपने पिता को बचा सकते थे और कूटनीति ने केवल एक ही रास्ता बताया जो उनकी स्थिति में एक व्यक्ति के लिए खुला था। मुगल सम्राट आदिल शाह का वंशानुगत दुश्मन था और बीजापुर के खिलाफ हर विद्रोही को सम्राट का संरक्षण मिलना तय था अगर वह साम्राज्यवादी उद्देश्य को मजबूत करने का मौका दे सके। अपने अनुयायियों के साथ मिलकर दक्कन पर कब्जा कर लिया। मुगल बादशाह अकेले ही आदिल शाह को डराने के लिए काफी शक्तिशाली था। शिवाजी ने सबसे पहले दक्कन के मुगल वायसराय शहजादे मुराद बख्श को पत्र लिखकर उनसे शाहजी के पिछले आचरण के लिए सम्राट से क्षमादान और भविष्य में उनके और उनके पुत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया और सुरक्षा का लिखित आश्वासन कॉल मिलने पर मुगल सेवा में शामिल होने की पेशकश की। इस पर मुराद ने 14 मार्च 1649 को उत्तर दिया और उन्हें अपनी मांगों की सूचना देने के लिए पहले एक विश्वसनीय प्रतिनिधि भेजने को कहा। ऐसा स्पष्ट रूप से किया गया और मुराद ने बादशाह को मामले की सूचना देने और उनकी इच्छा जानने के बाद 14 अगस्त को शिवा को पत्र लिखकर उनसे अपने पिता और रिश्तेदारों के साथ दरबार में आने का अनुरोध किया ताकि उन्हें 5 हजारी बनाया जा सके, जबकि शाहजी को मुगल साम्राज्य में वह पद वापस मिल जाएगा जो उन्होंने कभी प्राप्त किया था। फिर भी बाद में 31 अक्टूबर को मुराद ने सीधे शाहजी को पत्र लिखकर सूचित किया कि शिवाजी की उसकी रिहाई की सूचना मिल चुकी थी और चूंकि राजकुमार जल्द ही शाही दरबार में वापस जा रहा था, वह वहां शाहजी की प्रार्थनाओं की सूचना सम्राट को देगा और उनकी आज्ञा लेगा। उसने मराठा सरदार से कहा कि वह अपने प्रतिनिधि को दरबार में सम्राट का सम्मान और सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त करने के लिए भेजे और अपनी ओर से उसे सम्मान का वस्त्र भेंट किया। इस पत्र में शंभूजी और शाहजी के अन्य पुत्रों का उल्लेख है जो उसकी कैद में उसके साथ थे। शाहजी को संभवतः जिंजी 17 दिसंबर 1649 पर कब्जा करने तक कैद में रखा गया था, जिससे कर्नाटक में आदिलशाही स्थिति पूरी तरह सुरक्षित हो गई ताकि वहां लौटने पर वह कोई और उत्पात न मचा सके। रिहा होने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कुछ समय तुंगभद्रा क्षेत्र में रहकर उत्तरी मैसूर स्थित अपनी जागीर के विद्रोही सरदारों को वश में किया। यहाँ उनके ज्येष्ठ पुत्र शंभूजी कनकगिरी पर हुए एक हमले में मारे गए, लेकिन बाद में उन्होंने स्वयं आक्रमण करके किले पर कब्जा कर लिया। शाहजी के कैद में रहने के दौरान या उनकी रिहाई के बाद बीजापुरी दरबार द्वारा शिवा को पकड़ने का प्रयास किया गया। इस उद्देश्य से बाजी नामक एक मराठा श्यामराजे को 10,000 सैनिकों के साथ कोंकण भेजा गया।
सतारा जिले के उत्तरी भाग में वाई और जावली के रास्ते वह शिवाजी को आश्चर्यचकित करने की आशा में महाड़ शहर पहुंचे। लेकिन शिव उस समय चौल में थे, बंदरगाह को लूट रहे थे और वहां अपना प्रशासन स्थापित कर रहे थे, इसलिए वे बिना पकड़े राजगढ़ लौट आए। उनकी सेना की एक टुकड़ी ने बाजी श्यामराजे पर हमला किया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाते हुए उसी रास्ते से वापस भेज दिया जिस रास्ते से वे आए थे। चूंकि शाहजी की रिहाई सशर्त थी, इसलिए 1649 से 1655 तक फीवा चुप रहे। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी विजयों को मजबूत करने और उनके प्रशासन को व्यवस्थित करने में ही संतोष कर लिया था, न कि नए अधिग्रहणों द्वारा बीजापुर सरकार को नया उकसावा दिया। 9. जावली की विजय 1655 सरकार को नया उकसावा दिया। 9. जावली की विजय 1655। सतारा जिले के सुदूर उत्तर पश्चिमी कोने में जावली गांव स्थित है, जो उस समय लगभग पूरे जिले को मिलाकर एक बड़ी रियासत का केंद्र था। जावली उपखंड पूरी तरह से पहाड़ी और घने जंगलों से घिरा हुआ है। समुद्र तल से 4000 फीट या उससे भी ज्यादा ऊंची सह्याद्री की 3 संकरी, उबड़-खाबड़ और खड़ी चोटियां इसकी पश्चिमी दीवार बनाती हैं और घाटियों में पेड़ों की वृद्धि प्रचुर है, जिससे ऊंचे जंगल बनते हैं। 60 मील की लंबाई में इस पर्वतमाला को 8 दर्रे पार करते हैं, जिनमें से 2 गाड़ियों के लिए उपयुक्त थे और अब दक्कन के पठार से कोलाबा के महाड़ और रत्नागिरी के चिपलून तक बड़े पैमाने पर यातायात का परिवहन करते हैं। इसके अलावा जावली से कोंकण तक जाने वाली अनगिनत घाटियां और पैदल रास्ते हैं। मोरे नामक एक मराठा परिवार को 16वीं शताब्दी के आरंभ में बीजापुर के प्रथम सुल्तान से जावली राज्य का अनुदान प्राप्त हुआ था और उन्होंने अपनी तलवार के बल पर इस अधिकार को प्राप्त किया। 8 पीढ़ियों तक उन्होंने आसपास के छोटे मोटे सरदारों पर विजय प्राप्त की और लूट खसोट कर विशाल खजाना इकट्ठा किया। उनके पास 12,000 पैदल सैनिक थे, जिनमें से अधिकांश मावलों के समान ही बलवान पहाड़ी सैनिक थे और वे पूरे सतारा जिले और कोंकण के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने में सफल रहे। परिवार के मुखिया को चंद्रराव की वंशानुगत उपाधि प्राप्त थी, जो संस्थापक के व्यक्तिगत पराक्रम और साहस के सम्मान में बीजापुर के एक राजा द्वारा प्रदान की गई थी। छोटे पुत्रों को आसपास के गांवों में संपत्ति प्राप्त थी। संस्थापक के वंशजों में 8वें थे कृष्णजी बाजी, जो लगभग 1652 में जावली के शासक बने। जावली राज्य ने अपनी स्थिति के कारण दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में शिवाजी की महत्वाकांक्षा के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। जैसा कि उन्होंने रघुनाथ बल्लाल कोरडे से स्पष्ट रूप से कहा, जब तक चंद्रराव को मार नहीं दिया जाता, राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता। यह काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। मैं तुम्हें दूत बनाकर उनके पास भेजता हूँ। ब्राह्मण षड्यंत्र में शामिल हो गया और शिवा और चंद्रराव की पुत्री के बीच विवाह का दिखावा करने के लिए 125 चुने हुए लोगों के एक दल के साथ जावली पहुंच गया। पहले दिन दूत ने विवाह वार्ता शुरू करने का दिखावा किया। यह पता चलने पर कि चंद्रराव शराब पीने का शौकीन था और आमतौर पर लापरवाह और बेपरवाह रहता था, रघुनाथ ने अपने स्वामी को पत्र लिखकर कहा कि वह बलपूर्वक मोहल्ले में आए और हत्या के तुरंत बाद उसका फायदा उठाने के लिए तैयार रहें। चंद्रराव के साथ दूसरी मुलाकात एक निजी कक्ष में हुई। रघुनाथ ने कुछ देर तक एक हिंदू विवाह संधि के अंतहीन विवरणों पर बात की और फिर अचानक अपना खंजर निकाला और चंद्रराव की हत्या कर दी और उनके भाई सूर्यराव को घायल कर दिया, जिन्हें एक मराठा सैनिक ने भेजा था। हत्यारे तुरंत गेट से बाहर भागे, घबराए और भ्रमित पहरेदारों को चीरते हुए अपना रास्ता बनाया। पीछा करने वालों के छोटे और जल्दी जल्दी संगठित दल को पीछे धकेला और जंगल में छिपने के लिए एक चुनी हुई जगह हासिल कर ली। शिवाजी ने अपने प्रतिनिधि के अपराध का अनुसरण करने के लिए खुद को तैयार रखा था। बाद के विवरणों के अनुसार वह तीर्थ यात्रा के बहाने एक सेना के साथ महाबलेश्वर पहुंचे थे। मोरों की हत्या की खबर सुनते ही वह पहुंचे और जावली पर हमला कर दिया। नेतृत्वहीन सेना ने 6 घंटे तक अपना बचाव किया और फिर पराजित हो गई। चंद्रराव के 2 बेटों और पूरे परिवार को बंदी बना लिया गया, लेकिन उनके रिश्तेदार और प्रबंधक हनुमंतराव मोरे ने घर के गुरिल्लाओं को इकट्ठा किया और एक पड़ोसी गांव पर कब्जा कर लिया, जिससे शिवाजी की नई विजय में बाधा उत्पन्न हुई। शिव ने पाया कि जब तक वह हनुमंत की हत्या नहीं करते, जावली से कांटा नहीं हटाया जा सकेगा। इसलिए उन्होंने अपने घर के एक मराठा अधिकारी शंभूजी काबजी को एक नकली संदेश के साथ हनुमंतराव के पास भेजा, जिनकी फिर एक निजी साक्षात्कार में चाकू मारकर हत्या कर दी गई, लगभग अक्टूबर 1655। जावली अब शिवाजी के अधिकार में आ गया और वह दक्षिण कोंकण पर आसानी से आक्रमण करने या दक्षिण की ओर कोल्हापुर जिले तक अपना राज्य बढ़ाने के लिए स्वतंत्र था। जावली का अधिग्रहण शिवाजी द्वारा जानबूझकर की गई हत्या और सुनियोजित विश्वासघात का परिणाम था। उस समय उनकी शक्ति अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी,
और वे स्वयं को मजबूत करने के साधनों के चुनाव में सावधानी नहीं बरत सकते थे। ठीक इसी तरह की परिस्थितियों में उनके ऐतिहासिक समकक्ष शेरशाह ने सिंहासन की पहली सीढ़ी के रूप में दक्षिण बिहार में जुआ खेलने के अपराध में इसी तरह के विश्वासघात का इस्तेमाल किया था। उनके जीवन के इस काले प्रकरण की एकमात्र राहत देने वाली बात यह है कि अपराध पाखंड से और अधिक गंभीर नहीं था। उनके सभी पुराने हिंदू जीवनी लेखक इस बात पर सहमत हैं कि यह व्यक्तिगत लाभ के लिए पूर्वनियोजित हत्या का कृत्य था, न कि आत्मरक्षा में या किसी अप्रत्याशित झगड़े के दौरान की गई क्षमा योग्य हत्या। यहाँ तक कि शिवाजी ने भी कभी यह दावा नहीं किया कि 3 मोरों की हत्या एक स्थापित करने की इच्छा से प्रेरित थी। हिंदू स्वराज या अपने मार्ग से ऐसे विश्वासघाती शत्रु को हटाना जिसके सुधार की कोई संभावना नहीं है। बदनामी का यह आखिरी निशान जोड़ने का काम वर्तमान पीढ़ी पर छोड़ दिया गया है। कुछ मराठा लेखकों ने हाल ही में एक ऐसी चीज खोजी है जिसे वे अस्पष्ट रूप से एक पुराना इतिहास कहते हैं, जिसे कोई नहीं जानता कब या किसने लिखा, कोई नहीं जानता किन अधिकारियों पर आधारित, और कोई नहीं जानता कैसे प्रसारित किया गया, जिसमें दावा किया गया है कि चंद्रराव ने विश्वासघात करके शिवा को पकड़कर उसे बीजापुर के प्रतिशोध के हवाले करने की कोशिश की थी और बीजापुर ने पहले तो उसे माफ कर दिया था और फिर उसने बाजी घोरपड़े के साथ मिलकर शिवाजी को कैद करने की कृतघ्नतापूर्वक साजिश रची थी। दुर्भाग्य से ऐसी सुविधाजनक खोजों की विश्वसनीयता के लिए शिवा के किसी भी वास्तविक पुराने इतिहासकार ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि राष्ट्रीय नायक के 20वीं सदी के प्रशंसक इस बचाव की रणनीति अपनाएंगे। उन्होंने इस हत्या को हत्या ही कहा है। हत्या किए गए चंद्रराव के 2 बेटों को पुणे ले जाया गया और वहां उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन कुछ मोरों ने छुपकर शिवाजी से बदला लेने की कोशिश की, हालांकि वे असफल रहे। 1665 में जब जयसिंह ने उस मराठा सरदार के विरुद्ध अभियान शुरू किया तो उसने इन वीरों को अपने साथ शामिल होने और भोंसले के साथ अपने रक्तद्वंद्व को सफलता की अधिक आशा के साथ जारी रखने के लिए आमंत्रित किया। जावली के विलय ने शिवाजी के लिए न केवल दक्षिण और पश्चिम की विजय का द्वार खोल दिया, बल्कि चंद्रराव की प्रजा और पूर्व अनुचरों में से हजारों मावली पैदल सैनिकों के रूप में उनकी शक्ति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृद्धि भी की। संक्षेप में, सह्याद्री पर्वतमाला के साथ इन उत्कृष्ट योद्धाओं के लिए उनकी भर्ती का आधार अब दोगुना हो गया था। मोरों ने 8 पीढ़ियों के अविचलित और विस्तारित शासन में एक विशाल खजाना जमा कर लिया था और यह पूरा राज्य शिवाजी के हाथों में आ गया। जावली से 2 मील पश्चिम में उन्होंने प्रतापगढ़ नामक एक नया किला बनवाया और यहाँ उन्होंने अपनी संरक्षक देवी भवानी की एक मूर्ति स्थापित की, क्योंकि तुलजापुर की अधिक प्राचीन भवानी उनकी पहुंच से बाहर थी। यहाँ उन्होंने अपनी संपत्ति को महंगे आभूषणों और साज सज्जा में लुटाया और इस मंदिर की बार बार तीर्थ यात्रा की। जावली के पश्चिम में कोंकण के मैदान में रत्नागिरी जिले के मध्य में श्रृंगारपुर रियासत स्थित थी, जिसका स्वामी सुरबे नामक एक सरदार था, लेकिन वस्तुतः उसका शासन उसके मंत्री शिर्के के हाथ में था। जैसे ही शिवा ने देश में प्रवेश किया, सरदार भाग गया और मंत्री ने आत्मसमर्पण कर दिया और शिवाजी के वेतन भोगी बन गए। सभा 11 आस पड़ोस के अन्य छोटे सरदारों को अधीनता में लाकर उनकी जमीनें हड़प ली गईं। इस प्रकार रत्नागिरी का पूर्वी भाग शिवा का हो गया, जबकि राजापुर और बंदरगाह 1660 तक और कुछ मामलों में उसके बाद भी बीजापुर के अधीन रहे। अत्यधिक विस्तारित मराठा साम्राज्य अब एक अधिक सुदृढ़ और विस्तृत योजना के अनुसार संगठित हुआ। मोरू त्रिंबक पिंगले को अयोग्य श्यामराज नीलकंठ रांझेकर के स्थान पर चांसलर, पेशवा नीलू सोनदेव को बालकृष्ण पंत के स्थान पर महालेखाकार, मजमुआदार और नेताजी पालकर को अश्वपालक सरे नौबत नियुक्त किया गया। 2 नए पद सुरनी, पत्राचार अधीक्षक और वकनी, समाचार लेखक सृजित किए गए और क्रमशः अबाजी सोनदेव और गंगाजी मंगाजी को दिए गए। अब घुड़सवार सेना 10,000 थी, जिनमें से 7,000 सरकारी घोड़ों पर सवार थे और बाकी अपने घोड़ों पर। मावले पैदल सेना की संख्या 10,000 थी और उनके सेनापति यसाजी कंक थे। इस समय शिवाजी के पास नए और पुराने 40 किले थे। जून 1657 में नवस्थापित राज्य को सिंहासन के उत्तराधिकारी दुर्भाग्यशाली शंभूजी के जन्म का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम यहाँ रुककर नवजात मराठा साम्राज्य के सटीक आकार पर ध्यान दे सकते हैं। अपने स्वतंत्रता जीवन 1647 से 48 की सावधानी पूर्वक शुरुआत में शिवाजी के क्षेत्र में उनके पिता की जागीरें और बीजापुर से उनके अपने प्रारंभिक अधिग्रहण शामिल थे। ये सभी मिलकर पुना जिले के दक्षिणी आधे हिस्से को कवर करते थे और उनकी उत्तरी सीमा पुरानी मुगल सीमा थी, एक रेखा जो उत्तर पश्चिमी से तिरछी होकर उस जिले के दक्षिण पूर्वी कोने के पास तक जाती थी और मुगल किलों जुन्नार, विसापुर और परनीर से बचती थी। अर्थात कुछ दूरी तक घोड़ नदी उत्तर में 2 प्रभुत्वों को विभाजित करती थी। जुन्नार और चामरगुंडा मुगलों और चाकांत शिवाजी के थे।
उसकी दक्षिणी सीमा इंदापुर, बारामती और सूपा की चौकियों और पुरंदर, राजगढ़, कोंडाना और तोरना के किलों से चिह्नित थी। कोंकण या घाटों के पश्चिम के इलाके में उसने थाना जिले के दक्षिण पूर्वी कोने में कलियान, माहुली और कुछ अन्य स्थानों और कोलाबा जिले के पूर्वी आधे हिस्से को महाड़ कस्बे को छोड़कर जीत लिया था। 1648 में उसकी स्थिति उपरोक्त थी, लेकिन 1655 में जावली की विजय ने उसके प्रभुत्व को देश के ऊपरी इलाकों में सतारा जिले की दक्षिणी सीमा तक और कोंकण में महाड़ से राजापुर के निकट तक यानी दक्षिण पूर्वी कोलाबा और लगभग पूरे पूर्वी रत्नागिरी जिलों तक फैला दिया। इस प्रकार अब वह पश्चिमी तट पर बंदरगाहों और समीपवर्ती भूमि जो बीजापुर, सिद्दी और पुर्तगालियों के अधीन थी और थाने के सुदूर उत्तर तथा रत्नागिरी जिलों के सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण कोंकण का स्वामी बन गया। मोरे की हत्या। शिवाजी के सबसे पुराने मराठा इतिहासकार कृष्णजी अनंत सभासद 1694 लिखते हैं कि शिवाजी ने रघुनाथ बल्लाल को चंद्रराव के पास दूत बनाकर भेजा और उनसे स्पष्ट रूप से कहा, जब तक चंद्रराव की हत्या नहीं हो जाती राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता। यह काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता और रघुनाथ ने उचित अवसर पाकर हत्या की। यह पुस्तक शिवाजी के एक दरबारी ने शिवाजी के प्रिय पुत्र के आदेश पर लिखी थी। उसके पास सत्य जानने का सर्वोत्तम साधन था और उसे दबाने का कोई उद्देश्य नहीं था। यह अकल्पनीय है कि ऐसा लेखक शिवाजी के विरुद्ध हत्या का झूठा आरोप गढ़े जब तक कि शिवाजी स्वयं उस अपराध के लिए कुख्यात न हो। एक शताब्दी बाद शिवाजी के वंशजों के वंशानुगत सचिव और उनके पारिवारिक अभिलेखों के रक्षक मल्हार राम राव भी यही कहानी बताते हैं। पृष्ठ 41। अपने स्वामी के परिवार के महान संस्थापक को हत्यारा कहने के पीछे उनका क्या उद्देश्य हो सकता था? शिवाजी का मराठी जीवनी, जो मराठों के कब्जे में रायगढ़ किले में संरक्षित था और चिटनिस के इतिहास से बहुत पहले रचित था, हमें बताता है रघुनाथ ने हनुमंत राव की विश्वासघात पूर्वक हत्या कर दी। शिवाजी रघुनाथ के आचरण से प्रसन्न थे, लेकिन चूंकि इस कृति की मूल प्रतीक हो गई है, इसलिए मैं इसे कोई महत्व नहीं देता। ऐसे ज्ञात और प्रामाणिक गवाहों की सर्वसम्मत गवाही के विरुद्ध राव बहादुर पारसनीस तथाकथित महाबलेश्वर बखर का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जो एक अनाम अधिनांकित पांडुलिपि में मौजूद है, जो लगभग 20 वर्ष पहले सतारा के आधुनिक राजाओं के पत्रों के बीच मिली थी, जबकि सभासद और चिटनीस के बखरों की कई पांडुलिपियां देश के विभिन्न भागों में पाई गई हैं। महाबलेश्वर बखर की अनूठी पांडुलिपि महाराष्ट्र में भी जनता को नहीं दिखाई गई है, न ही विशेषज्ञों द्वारा इसकी तिथि और प्रामाणिकता का आकलन करने के लिए इसकी जांच की गई है। एक आलोचक, जो स्पष्ट रूप से राव बहादुर के विश्वास में है, अब लिखता है कि पांडुलिपि में एक कथन है कि इसे राजा शाहू के आदेश से लिखा गया था। हमें इस प्रविष्टि के प्रमाण का पता नहीं है, न ही यह कि यह उपशीर्षक पांडुलिपि के मूल भाग के समकालीन था या नहीं। एमएस यह एक आधुनिक परिवर्धन है। अब शाहू ने अपने घरेलू प्रतिद्वंद्वियों पर विजय प्राप्त की, अपने मुस्लिम शत्रुओं पर अंकुश लगाया और 1725 के बाद अपने सिंहासन पर दृढ़ता से आसीन हुए और उन्हें अपने दादा की प्रतिष्ठा सुधारने के बारे में सोचने का समय केवल अपने शासनकाल के शांतिपूर्ण अंत, जो 1749 में समाप्त हुआ, के समय ही मिला होगा। यह बखर यदि शाहू के आदेश से लिखा गया था तो लगभग 1740 या उसके बाद लिखा गया था, अर्थात मोरे की हत्या के 80 वर्षों से भी अधिक समय बाद। शिवाजी के अपने दरबारी से बेहतर सच्चाई जानने के लिए इसके अनाम लेखक के पास क्या साधन थे? क्या जावली प्रकरण के बारे में कोई लिखित अभिलेख, जो उस घटना के समकालीन था, 1740 तक जीवित रह सकता था और फिर गायब हो गया, जबकि वह बखर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह उसी वर्ष और उसी स्थान पर रचा गया था, बच गया है? इसलिए महाबलेश्वर बखर भले ही शाहू के समय में लिखा गया हो, उसका कोई अन्य आधार अविश्वसनीय मौखिक परंपरा या जानबूझकर किया गया आविष्कार। सभासद और चिटनिसिस के विरुद्ध इस तरह के कार्य को स्वीकार करना ऐतिहासिक साक्ष्य के सबसे बुनियादी नियमों की अवहेलना है। और फिर भी महाबलेश्वर बखर वास्तव में सभासद का खंडन नहीं करता। यह स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार नहीं करता कि शिव के दूत ने चंद्रराव की हत्या की थी या शिव ने इस कृत्य को अधिकृत किया था। यह केवल चंद्रराव पर शिवाजी के प्रति अदम्य शत्रुता का आरोप लगाता है, लेकिन हमें इस घातक साक्षात्कार में वास्तव में क्या हुआ, इसके बारे में कुछ नहीं बताता। और फिर भी इसके अल्प या यूं कहें कि अस्तित्वहीन आधार पर श्री किंकेड की शानदार कल्पना निम्नलिखित दृश्य का निर्माण करती है, जिसे वे मराठी से अनभिज्ञ जनता पर जावली प्रकरण की सच्ची और प्रमाणित कहानी के रूप में थोपते हैं। हाल ही में खोजे गए महाबलेश्वर वृत्तांत से यह स्पष्ट है कि शिवाजी ने बार बार मोरे को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। मोरे ने भी अक्सर विश्वासघात पूर्वक शिवाजी को बंदी बनाने की कोशिश की और अंततः राघो बल्लाल अत्रे के साथ उनके झगड़े में पड़ गए, जब अत्रे उन्हें अल्टीमेटम। इस प्रकार शिवाजी मोरे की मृत्यु के लिए स्पष्ट रूप से निर्दोष थे।
मोरे के साथ साक्षात्कार में क्या हुआ यह अस्पष्ट है। यह संभव है कि शिवाजी के दूत ने बालाजी अर्थात चंद्रराव मोरे पर दोहरा व्यवहार करने का आरोप लगाया हो और मोरे ने शिवाजी के आक्रमण की शिकायत की हो अर्थात महाबलेश्वर पर बलपूर्वक कब्जा करने की। तीखी बहस हुई, तलवारें खींची गईं और राघो बल्लाल अत्रे और संभाजी कावजी ने मोरे और उनके भाई को मार डाला। शिवाजी ने अपने दूत के कार्यों को अधिकृत नहीं किया था। मुझे विश्वास है कि उपरोक्त अंश में सतारा के विद्वान पूर्व न्यायाधीश द्वारा साक्ष्यों का मूल्यांकन करने और वैध निष्कर्ष निकालने की आश्चर्यजनक पद्धति को विदेशी विद्वान भारतीय सिविल सेवा के शौकिया न्यायाधीशों द्वारा भारत में आपराधिक न्याय करने के तरीके के रूप में नहीं लेंगे। दुर्भाग्य से जो इतिहासकार अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करता है उसे सत्य को लोकप्रियता से ऊपर रखना पड़ता है।